देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेकोबियन का ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। जेकोबियन से संबंधित सारी बेसिक चीज़ें जो थी मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताई थी। तो जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और इसका बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। दिया हुआ है कि u1, u2 और u3 के तीन मान हमको दिए हुए हैं। u1 इक्वल टू है x2 x3 अपॉन x1, u2 बराबर है x1 x3 अपॉन x2 और u3 बराबर है x1 x2 अपॉन x3। इसका मतलब ये हो गया कि तीन फलन है u1 u2 और u3 और तीनों फलन तीन चर वाले हैं x1 x2 x3। तो तीन चर जब हो गए तो इनका जो जेकोबियन बनेगा वो तीन कोटि का बनेगा और इनके जेकोबियन को प्रदर्शित करेंगे डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3 से, और इसकी वैल्यू हमको 4 प्रूव करनी है। तो इसको अब हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको सिद्ध करने से पहले हमको मालूम है कि जेकोबियन के अंदर u1 का डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली x1 x2 x3 के सापेक्ष। इसी तरीके से u2 और u3 का भी x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो ये वैल्यू हम पहले से ही निकाल करके रख लेते हैं। तो u1 का x1 x2 और x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन हम यहाँ पहले से ही कर लेते हैं। u1 का x1 x2 और x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो पहले हम u1 का कर रहे हैं तीनों चरों के सापेक्ष, तो हम उसको लिखेंगे डेल u1 अपॉन डेल x1। तो u1 का पहले x1 के सापेक्ष करना है। तो जब हम x1 के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x2 और x3 को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो x2 और x3 दोनों ऊपर हैं, कांस्टेंट रहेंगे, x1 बटे में है तो 1 अपॉन x1 का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। इसी तरीके से डेल u1 अपॉन डेल x2, अब x2 के सापेक्ष करना है तो 1 और 3 को कांस्टेंट रखेंगे तो x2 का यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा x3 बटे x1। इसी तरीके से डेल u1 का x3 के सापेक्ष करेंगे तो डेल x3 बटे में आ जाएगा और अब x3 को कांस्टेंट रख x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 और 1 कांस्टेंट रहेगा तो x2 अपॉन x1 यहाँ पर x2 अपॉन x1 आ जाएगा। तो ये u1 का x1 x2 और x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया। अब हम u2 का भी x और y के x1 x2 x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। अब देखिए, u2 का x1 x2 और x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, और हमारे पास u2 की जो वैल्यू है, u2 बराबर हमारे पास है x1 x3 अपॉन x2। तो यहां पर सबसे पहले u2 का x1 के सापेक्ष करेंगे तो हम उसको लिखेंगे डेल u2 अपॉन डेल x1। तो यहां पर x1 को कांस्टेंट, x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो x3 और x2 कांस्टेंट रहेगा तो x1 का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x3 अपॉन x2। अब u2 का x2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, x2 देखिए बटे में है तो बटे में जब अवकलन करना है तो माइनस में आएगा और स्क्वायर में आएगा, ऊपर की दोनों टर्म यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी तो x1 x3 और अपॉन में हो जाएगा x2 स्क्वायर। फिर u2 का हमको 3 के सापेक्ष करना है, x3 के सापेक्ष, तो ये डेल u2 अपॉन डेल x3। अब x3 कहां पर है, x3 ऊपर है, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, x1 बटे x2 यहां पर रह जाएगा, x1 अपॉन x2 रह गया। तो ये u2 का हो गया। अब हम करते हैं u3 का, u3 का x1 x2 और x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर,
और यहां पर जो हमारे पास u3 की वैल्यू है, u3 हमारे पास है u3 इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3। सबसे पहले u3 का x1 के सापेक्ष आंशिक अपकलन, तो डेल u3 अपॉन डेल x1 आ जाएगा। x1 के सापेक्ष करेंगे तो x1 का 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि x2 अपॉन x3 हो गया। फिर u3 का ही करेंगे दोबारा से x2 के सापेक्ष, तो x2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा ऊपर है तो, और x1 और x3 कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन x1 अपॉन x3 हो गया। फिर u3 का x3 के सापेक्ष आंशिक अपकलन करेंगे, x3 यहाँ पर बटे में है तो बटे वाली संख्या का माइनस में डिफरेंशिएशन होगा, x1 और x2 को यहाँ कांस्टेंट रखेंगे तो x3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमने तीनों डिफरेंशिएशन करके रख लिए। अब हम इनका जेकोबियन निकालते हैं, तो हम वहां से जो हमको प्रूव करना है वहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डेल u1 u2 और u3 अपॉन डेल x1 x2 और x3, और इसका जेकोबियन जब हम लिखेंगे तो इसका जेकोबियन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 और डेल u1 अपॉन डेल x3। तो पहली पंक्ति में u1 का तीनों के सापेक्ष आंशिक अपकलन हो गया, दूसरी पंक्ति में u2 को ले लेंगे तो डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 और डेल u2 अपॉन डेल x3। तीसरी पंक्ति के अंदर u3 को ले लेंगे तो डेल u3 अपॉन डेल x1 डेल u3 अपॉन डेल x2 और डेल u3 अपॉन डेल x3। तो ये हमने जो मान हमको ज्ञात करना है उसके लिए जेकोबियन लिख दिया। अब यहाँ पर हम ऊपर जो हमने अपकलन करके रख रखे उन सभी के मान इसमें रख देते हैं। तो मान रखने पर, अब मान रखने पर क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। देखिए डेल u1 अपॉन डेल x1 का जो डिफरेंशिएशन हम वहां पर कर चुके हैं वो है x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर, ये माइनस में था। सेकंड टर्म में है u1 का डिफरेंशिएशन डेल x2 के सापेक्ष u1 का। तो उससे पहले हम यहां पर एक बार मान देख लेते हैं u1 का x2 के सापेक्ष आंशिक अपकलन क्या है। u1 का x2 के सापेक्ष आंशिक अपकलन x3 अपॉन x1 है और x3 के सापेक्ष x2 अपॉन x1 है। तो x2 के सापेक्ष इसका हो गया x3 अपॉन x1 और u1 का x3 के सापेक्ष जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x2 अपॉन x1। इसी तरीके से u2 का डिफरेंशिएशन, देखिए u2 की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो है x1 x3 और अपॉन x2। इससे हम इसके मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो u2 का x1 के सापेक्ष अपकलन जो हम ऊपर कर चुके हैं वो x3 अपॉन x2 है। फिर u2 का x2 के सापेक्ष आंशिक अपकलन भी हम ऊपर कर चुके हैं, तो वो मान आया था हमारे पास x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर, ये माइनस में था। फिर u2 का 3x3 के सापेक्ष किया तो ये मान हमारे पास x1 अपॉन x2 है। इसी तरीके से u3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो x1 x2 अपॉन x3 है। तो यहाँ पर पहला पद है कि डेल u3 का x1 के सापेक्ष आंशिक अपकलन है, तो ये मान हमारे पास है x2 अपॉन x3। फिर u3 का 2 के सापेक्ष करना है x2 के सापेक्ष, तो वो हमारे पास था x1 अपॉन x3 और तीसरा पद माइनस में था x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। अब हमको ये मान हमने इसके अंदर रख दिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सारणिक की प्रॉपर्टी भी काम में ले सकते हैं
और डायरेक्ट इसका प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन प्रसार अगर इसी स्थिति में कर देते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसको सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए पहली जो पंक्ति है, इस पंक्ति में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे बटे में से, दूसरी पंक्ति में से एक्स टू स्क्वायर और तीसरी पंक्ति में से एक्स थ्री स्क्वायर बटे में से कॉमन लेंगे। अगर कॉमन नहीं आएगा तो वहां पर उसका गुणा हो जाएगा। तो हम अभी तीनों पंक्तियों में से टोटल रूप से जो कॉमन आ जाएगा वो होगा एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर और एक्स थ्री स्क्वायर। ये हमने तीनों पंक्तियों में से अलग अलग एक एक टर्म कॉमन ले ली और बाकी जो बचेगा उसको अब हम यहां पर लिखेंगे। तो पहली पंक्ति में से बटे में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो माइनस का एक्स टू एक्स थ्री बच जाएगा। सेकंड पद में जब आएंगे तो बटे में केवल x1 है और हमने x1 स्क्वायर को कॉमन लिया है तो x1 गुणा हो जाएगा और ऐसे ही तीसरे पद में भी x1 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x3 x1 और x2 और x1। दूसरी पंक्ति में से हमने बटे में से x2 स्क्वायर को कॉमन लिया है तो पहला पद और तीसरे पद में केवल x2 है, बटे में तो एक एक x2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 x3, यहां पर बटे में से पूरा कॉमन आ रहा है तो x1 x3 और यहां पर रह जाएगा x1 और x2। तीसरी पंक्ति में से हमने बटे में से x3 स्क्वायर को कॉमन लिया तो पहले और दूसरे पद में केवल x3 है, बटे में तो एक एक x3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 x3 x1 x3 और यहां बच जाएगा माइनस का x1 x2 और बटे का x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इतना करने के बाद अब हम फिर से अगर देखते हैं तो बटे में x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर ये तो पहले से ही कॉमन के रूप में बाहर है। अब पहली पंक्ति को देखते हैं, पहली पंक्ति में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। स्तंभ को देखें, पहला स्तंभ, ये वाला पहला स्तंभ, इस पहले स्तंभ में हमको दिख रहा है x2 x3 तीनों ही पद में आ रहा है, x2 x3 x2 x3 x2 x3, तो इसको कॉमन ले लेंगे। दूसरे वाले पद में जब हम जाएंगे दूसरे स्तंभ में तो वहां पर हमको दिख रहा है x1 x3 कॉमन आ रहा है इस स्तंभ में से, और तीसरे स्तंभ के अंदर जब हम आएंगे तो तीसरे स्तंभ में हमको दिख रहा है x1 x2 कॉमन। तो हम तीनों स्तंभों में से अलग अलग x2 x3 x3 x1 और x2 x1 को कॉमन लेंगे तो टोटल रूप से यहां पर भी x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इतना कॉमन आने के बाद अब हमारे पास क्या बचेगा, तो देखिए पहले स्तंभ में हमने x2 x3 को कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 1। यहां पर दूसरे स्तंभ में से x1 x3 को कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 माइनस 1 और प्लस 1, और तीसरे स्तंभ में बचेगा 1 1 और माइनस का 1। तो ये कॉमन लेने के बाद की स्थिति आ गई और बाहर सारणिक के बाहर जो हमने कॉमन ले रखा है पहले से ही वो टर्म कट जाएगी। पूरी टर्म कटने के बाद अब हमारे पास रह जाएगा ये सारणिक -1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। यहां पर अब हम चाहें तो डायरेक्ट इसका प्रसार कर सकते हैं और नहीं तो एक और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगा करके कुछ अवयवों को शून्य कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम R1 की जगह पर R1 प्लस R2 अगर कर देते तो हमारे पास जो सारणिक चेंज होकर के आएगी वो इस तरह से आएगी। देखिए R1 और R2 को जोड़ना है तो -1 और +1, यानी कि हमको ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति को ऐड करके R1 की जगह पे ही लिखना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, 1 -1 1 1 1 और -1। अब हम इसका प्रसार कर सकते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष, और पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो शुरू के 2 अवयव तो 0 ही हो गए, उनको करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल अब आखिरी अवयव के साथ इसका प्रसार होगा 2 के सापेक्ष। तो इस 2 के सापेक्ष का प्रसार करने का मतलब है कि इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हम छोड़ देंगे और जो हमारे पास अब ये 4 अवयव बच रहे हैं इसमें इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा और बीच में लगेगा माइनस का निशान। तो देखिए 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, माइनस का निशान
1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और वो इस निशान को प्लस का कर देगा, तो ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा 2 और 2 यानी कि 4। और हमको यहां पर जो सिद्ध करना था वो यही था, डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 और x3 इक्वल टू 4। तो यही हमको प्रश्न के अंदर प्रूफ करना है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये सभी के समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, केवल हमको आंशिक अवकलन करना है और आंशिक अवकलन में ध्यान रखना है कि जिस भी किसी चर के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं उसके अलावा सभी चरों को हमें कांस्टेंट मानना है और जैकोबियन के अंदर मान रख के और सारणिक का प्रसार करना है।